हमें लगता था कि इनको कितने इंटेलिजेंट होते हैं, इनको सबके नाम की स्पेलिंग आती है। So what was the difficult or the most difficult ragging जो आपने फेस की? अब ये तो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। ऐसे तो डिफिकल्ट तो बहुत सारी हैं। वो इतने प्रेशर में या इतना आप मेंटल प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ जाते हैं कि लाइफ में फिर कभी भी आप छोटी छोटी चीज़ों से विचलित नहीं होते। नहीं होती। Everybody wants first I settle my career and then I start my family, then I go for a marriage. But it's like it must be very much simultaneous because it's 20 to 30 is young age, fertility ज़्यादा, तो उस टाइम सब लोग 30-32 साल के, हाँ नाउ आई एम सेटल, नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय फैमिली, तो उस टाइम तक हम लेट हो जाते की बात चलिए तो एज ए साइकिलिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरह की साइकिल्स होती हैं, जिसमें एक तो होती है एमटीबी, माउंटेन बाइक बोलते हैं, एक होती है रोड बाइक और एक इन दोनों के बीच की होती है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड बाइक। हाइब्रिड। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन और आपका फिर से स्वागत है क्विंस के एक नए पॉडकास्ट के एक नए अंक में। आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, द डॉक्टर्स इन द हाउस। यस, डॉक्टर्स वो जो कि एक गॉड की तरह काम करते हैं, डॉक्टर्स वो जो कि आपकी हर इमरजेंसी में काम आते हैं। आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या होती है डॉक्टर्स की लाइफ, कैसे वो अपनी लाइफ जीते हैं और कैसे वो एंजॉय करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर दिनेश मित्तल सर एंड डॉक्टर अर्चना मित्तल मैम। मैम वेलकम सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। तो सबसे पहले मैम सर कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा आइडिया। एज यू बोथ आर डॉक्टर्स, आपने कब डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है? मैम स्टार्टिंग विद यू। एक्चुअली है ना, माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन एंड ऑलवेज ही टोल्ड मी बेटा डॉक्टर बनना है, तो बस जो उन्होंने बोला था वो फॉलो करना था। और उस टाइम पे इतनी कैरियर कॉन्शियसनेस भी नहीं थी, मतलब 89 में 12th पास आउट हुआ था, उसी साल पीएमटी में सिलेक्शन हुआ था, तो पापा ने बोला देना है तो दे दिया, हो गया और कर लिया। बट डेफिनेटली it was my father's inspiration and it was his wish कि I wanted to become this. I chose this It was profession. not your choice, it was your father's choice only. Actually we were very small, मतलब आज के बच्चों में बहुत सारा कैरियर कॉन्शियसनेस है, उस टाइम तो हम क्या खेलते कूदते पढ़ते दे आते थे, पापा ने बोला ये करना है तो कर लिया। बट yes, I love my profession. एंड सर आपके साथ क्या रहा? करीब करीब सेम यही रहा। मम्मी पापा की बहुत इच्छा थी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। छोटी जगह से पढ़े थे, मैं झालावाड़ से मेरी स्कूलिंग हुई थी, झालावाड़ से मैंने 12th किया था। 12th हमारे टाइम फर्स्ट ईयर होता था जी बिल्कुल। तो वो किया, बस उन्होंने, उनका इंस्पिरेशन था। फिर हमें भी फैसिनेटिंग लगती थी डॉक्टर्स की लाइफ, जो हम बीमार होते रहते थे, जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। हमें लगता था कि इनको कितने इंटेलिजेंट होते हैं, इनको सबके नाम की स्पेलिंग आती है। हमें तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए बच्चे थे हम, तो हमें ऐसा लगता था कि इनको कितने सबके नाम की स्पेलिंग फटाफट लिख देते हैं। ये फैसिनेट करता था बचपन से, छोटे थे जब। फिर बाद में और सर उस समय तो मैक्सिमम स्कूल्स हिंदी मीडियम भी हुआ करते थे। मैं हिंदी मीडियम अब बेसिकली ना इनके घर में ना मेरे घर में हमारी फैमिली बस डॉक्टर बनना, कोई भी डॉक्टर यू आर द ओनली और फर्स्ट जो डॉक्टर हाँ। बने आपकी फैमिली में। हमारी फैमिली में हम ही हैं। उसके बाद हमने फिर हमारी अब तो बच्चे बन नेक्स्ट जनरेशन जो नेक्स्ट है। जनरेशन बन गए। सर ये तो फिक्स है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके वर्ष डॉक्टर बनेंगे, ये गॉड गिफ्ट होता है। हाउ वाज योर जर्नी ड्यूरिंग द एमबीबीएस? क्या क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि इनिशियली जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी लाइफ अलग होती है एंड जनरल कॉलेज में अलग होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में लाइफ कैसी होती है? सो हाउ वाज योर लाइफ ड्यूरिंग द एमबीबीएस? आई थिंक है ना, अगर हम कहें कि किसी भी इंसान, इवन अ प्रोफेशनल, मतलब वी हैव अ स्कूल लाइफ, वी हैव अ कॉलेज लाइफ, वी हैव अ प्रोफेशनल लाइफ, वी हैव अ मैरिड लाइफ, so it is like if we rate the life, the college life is like topmost rating mein, that is the only life which we cherish, we remember whole of our life। मतलब वो लाइफ ऐसी होती है कि हम उसी में ही जीना चाहते हैं आज भी। मतलब हम कोई भी इंसिडेंसेस या कोई भी कोट करते हैं तो हम कॉलेज लाइफ का ही कोट करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम इतने बड़े हो जाते हैं, हमको फ्रेंड्स की समझ आ जाती है, हमको इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं तो हमको फ्रेंड्स के साथ रहना रहता है, तो वो लाइफ लगता है कि उसका नॉस्टैल्जिया हमेशा आपके साथ चलता है थ्रू आउट द लाइफ। सो इट वाज वेरी वेरी
गुड लाइफ और बहुत कॉलेज के फ्रेंड्स थे, आज भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। तो आई ऑलवेज लव माय कॉलेज लाइफ, कॉलेज फ्रेंड्स, एवरीवन। सर आपके साथ कुछ डिफरेंट हुआ हो? सब एक जैसा ही होता है। खुश रहते हैं, दोस्त बनाने की आदत वहाँ से पड़ती है, दोस्तों पर विश्वास करने की आदत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। 18 साल 19 साल के बच्चे हम चले जाते थे, फाइनेंस मैनेजमेंट आता है, कैसा खर्चा चलाना है, अच्छे बुरे की समझ आती है। और आफ्टर ऑल पढ़ाई के साथ साथ आपको बाकी सब लाइफ भी जीना होता है, उसका बैलेंस भी बनाना आना है। बिल्कुल सही है। उसके साथ ही सब सीखते हैं, तो वो बेस्ट लाइफ है जो मैडम ने बोला। कॉलेज लाइफ वाज द बेस्ट लाइफ, और वो भी प्रोफेशनल कॉलेज। उसमें प्रेशर खत्म हो जाता है, आपका करियर सेट हो जाता है, आपको लगता है कि आप हम कुछ बन ही जाएंगे। और उसके साथ फिर आप पढ़ाई भी करो, क्लास में अच्छा परफॉर्म भी करो, और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप कुछ पार्टिसिपेट करते हो, खेल कूद में अगर ध्यान देते हैं, बाकी तो बड़ा अच्छा टाइम निकल जाता है, और वो हमेशा याद भी रहता है। बिल्कुल सही। एक्चुअली जब वो एक थ्री इडियट्स का पिक्चर था ना, इट वाज लाइक सेम आवर लाइफ, सेम, इट वाज सेम, मतलब नथिंग वाज सो। उसमें सब कुछ सीनियर्स का रेस्पेक्ट सीखते हैं, जूनियर्स को कैसे टैकल करना है, प्यार करना है, वो सब सीखते हैं। वो हमारे टाइम में रैगिंग भी बहुत अच्छी एग्जैक्टली खासी सर, मैं होती यही है। पूछने वाला था कि एंड वी एंजॉयड इट। बहुत ज़्यादा रैगिंग होती है, अब तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। हमने, हमारे बच्चे दोनों मेडिकल कॉलेज में हैं, वो उनकी रैगिंग देखी और हमने हमारी रैगिंग फील करी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जमीन आसमान का अंतर है। तो 1 साल तक कंटिन्यूस रैगिंग होती है, लेकिन वो ज़रूरी है। सर व्हाट वाज द डिफिकल्ट और द मोस्ट डिफिकल्ट रैगिंग जो आपने फेस की? अब ये तो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगा। ऐसे तो डिफिकल्ट तो बहुत सारी हैं। तो वो रैगिंग बताना तो यहाँ मुश्किल होगा, लेकिन वो हर लेवल की जो आप बर्थ सूट से लेके और जो भी आप रैगिंग में कर सकते हो, सब करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो उस टाइम क्या बर्ड होता था, शूट सर, बर्ड शूट। बर्थ सूट जो होता है, मैं सोचा कि आप चिड़िया को क्यों मारना है? नहीं नहीं नहीं, कि आपको किस तरह से आपको रखते थे, वो सिर्फ इसलिए कि सब आप अपनी शर्म खत्म कर दो, दूसरा उनका ये भी सेफ गार्ड रहता था कि भाग नहीं जाए। सही सही। तो इसलिए वो आपको उस कंडीशन में रखते थे, लेकिन उसमें एंजॉय करते थे। और विद इन ए फ्यू डेज आपको ये समझ में आ जाता है कि ये हमारे दुश्मन नहीं, ये वो एक हमारे interaction इंटरेक्शन में आ जाता है, तो ये हमें कुछ बहुत हार्म नहीं पहुंचाने वाले। वो आपको कितना भी डरा दें सीनियर्स, लेकिन वो अल्टीमेटली आपसे प्यार करते हैं। और वो इतना प्रेशर में या इतना आप मेंटल प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ जाते हैं कि लाइफ में फिर कभी भी आप छोटी छोटी चीज़ों से विचलित नहीं होते हैं। सही है। ये ज़रूरी है। आज ये जो सुसाइड, पीजी डॉक्टर्स और एमबीबीएस बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा बच्चा पैम्पर लाइफ जीते हैं। माँ बाप आजकल इतना ज़्यादा बच्चों को वो देते हैं, सवेरे शाम वीडियो कॉल, बच्चों हर हम इवन हम हमारे बच्चों को अब यही है भाई, कहाँ है, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ। इवन हम भी। तो बच्चे इतने पैम्पर्ड रहते हैं, और वहाँ पे भी पैम्पर्ड रहते हैं। माँ बाप डेली वीडियो कॉल करेंगे, टीचर्स कोई कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, रैगिंग तो नहीं हो रही, तो बच्चे फिर थोड़ा सा भी प्रेशर लाइफ में आता है, हैंडल नहीं कर पाते। तो ये और बड़ा आजकल सर problem सबसे बड़ा इशू यही है कि प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्सेज में हो, चाहे वो एकेडमिक्स में हो। और यही कारण है कि कोटा में काफ़ी लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो प्रेशर हैंडलिंग आनी चाहिए, और बचपन से ही आजकल, जैसे आज 2-3 दिन पहले हम निकल रहे थे, ऐसा हम बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि हमारे टाइम ये कोई सीन ही नहीं था कि माँ बाप को लगे कि बच्चों को बुरा लग जाएगा। लेकिन अब माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चों को बुरा नहीं लग जाए, कोई भी कुछ भी कहने से, अपना डिसीजन देने से पहले। हमारे टाइम तो क्या था, ये ऐसे ही करना है। वो कल परसों कहीं से आया था ना कि आज बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो उसकी माँ पूछती है मैगी खा ले, पास्ता खा ले, सैंडविच खा ले। हमारे टाइम 2 ही चॉइस होती थी, थप्पड़ खाएगा या सब्जी खाएगा। फिर हम दोनों ही खा लेते थे, पहले थप्पड़ और फिर बाद में सब्जी। फिर वो खाने के बाद भी वही खाना पड़ता था क्योंकि भूख तो लगती है। तो ये सही था। तो ऐसी लाइफ हम जीते थे, तो हम प्रेशर शुरू से बचपन से हैंडल करना सीख गए। आज के माँ बाप देखें, बच्चों के हाथ लगा के देखें, नहीं कर सकते। तो वो बच्चे प्रेशर हैंडल वहाँ भी नहीं सीखते, फिर कॉलेज में थोड़ा बहुत जो सीनियर्स करते थे वो भी नहीं हो पाता। तो प्रेशर हैंडलिंग तो बच्चों में आनी चाहिए, सीखना चाहिए बच्चों को। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वर यू क्लियर कि आपको डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि क्या होता है जनरली, जैसे कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वो जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं या एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो वो एक्साइटमेंट में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको बाद में रियलाइज होता है कि वो इस काम के लिए बने ही नहीं है, बहुत किसी और के लिए बने हैं। बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है, ऐसा सब नहीं होता। भाई जो सोच के गया कि मुझे मेडिकल में जाना है, तो उसमें से 99% तो मन बना के जाते हैं,
और उसके बाद की लाइफ ऐसा बुरी भी नहीं, फैसिनेटिंग लाइफ है, तो बच्चे एंजॉय करते हैं उसको। बहुत कम परसेंटेज होता है जो इस तरह से सोचते हैं कि मैं गलत आ गया, वो छोड़ भी देते हैं, या फिर वो इंटेलिजेंट हो तो फिर IAS RAS की तैयारी कर लेते हैं, वहाँ निकल जाते हैं। अच्छा मैम, एक मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन करूँगा, कहाँ मिले आप लोग? आपकी जो शादी हुई, इट वॉज एन अरेंज्ड मैरिज और द लव्ड वन? नहीं, इट वाज फुल्ली अरेंज्ड, इट वाज फुल्ली अरेंज्ड एंड लव आफ्टर मैरिज हुआ था। एंड आई पास्ड माय प्री पीजी एग्जामिनेशन आफ्टर इन्होंने MBBS इंदौर, FGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से किया था, मैंने RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर से किया। मेरी MBBS पूरी हो गई थी और मैं PG में एडमिशन ले चुका था, फर्स्ट ईयर में जनरल सर्जरी SMS जयपुर से कर रहा था, और इन्होंने जस्ट अपनी MBBS पूरी की, मेरे जस्ट जूनियर बैच की, इंदौर से थी। तो फिर हमारे जो कॉमन फैमिली फ्रेंड्स थे उनके थ्रू हमारा रिश्ता हुआ। फिर मैं ऑलरेडी PG कर रहा था, जिस साल हमारी शादी हुई उस साल इन्होंने प्री PG दी थी। तो फिर इनको भी इन्होंने फिर जयपुर ही ऑप्ट कर लिया, तो फिर हमने PG दोनों ने साथ जयपुर से की। शादी हो गई थी, मतलब उसके बाद पीजी हो गई एंड फर्स्ट तो मैम, ईयर। शादी के बाद आपने साथ में जो पढ़ाई की थी, वर यू एबल टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज? आई थिंक शादी के बाद वाला जो टाइम होता है ना, इन जनरल सारे प्रोफेशनल्स के लिए सबसे टफ टाइम होता है। मतलब हमारा शादी के बाद वाला टाइम, मतलब अगर हमारे पूरा करियर में देखें तो दैट 3-4 years ऑफ आवर लाइफ वाज वेरी टफ। मतलब प्रोफेशनली ऑल्सो वी हैड अ न्यू मैरिड लाइफ, नई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर में आपका था, बच्चा भी हो गया था, खर्चा भी खुद को ही चलाना था, पापा मम्मी रिटायर्ड थे, तो दैट वाज PG सबसे टफ टाइम होता है बिल्कुल मेडिकल की लाइन का। उस टाइम टीचर्स भी आपको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे। अब तो क्या सीट भी पड़ गई, हमारे टाइम पूरे यूनिट को 2 डॉक्टर्स, 1 डॉक्टर संभालते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, तो खूब काम रहता था। लेकिन अब उस PG में एडमिशन लेते लेते लड़का 24-25 साल के हो जाते हैं हम लोग। बिल्कुल सही है। अब 24-25 साल हम सोचे PG पूरी कर लें, उसके बाद शादी करेंगे तो फिर 27-28 साल के हो जाओगे, तो फिर अपनी लाइफ स्टार्ट करने में लेट हो जाओगे। तो मेडिकल लाइन ऐसी है कि अगर आपने चूज़ करी है तो हर रोज़ जीना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ये कर लूँ फिर जीऊँ। आपको साथ साथ जीना भी पड़ेगा, साथ साथ काम करना भी पड़ेगा। हाँ, मतलब इट्स लाइक 24 आवर्स में आपके पास ये है कि आपको जीने के लिए भी टाइम चाहिए, आप काम करने के लिए भी टाइम लो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम मस्ती जिस टाइम करते थे UG टाइम पे, PG टाइम पे काम करते थे, बाकी आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली, इवन बिकॉज यू आर ग्रोन अप, योर मदर फादर आर दे आर रिटायर्ड, हमको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, खुद की फैमिली स्टार्ट हो जाती है। तो ऑल दिस थिंग्स विथ वर्क प्रेशर ऑफ अवर यूनिट, मतलब एक होता है ना कि पेरेंट्स घर पे और यूनिट हेड्स वहाँ पे, तो सबका बात मानना एंड एवरीथिंग उसके साथ चल रहा सभी को मैनेज करते हुए चलना। मतलब जैसे आजकल व्हाट आई सी इन टुडेज लाइफ इन माय पेशेंट्स, मतलब गर्ल्स के लिए कि एवरीबडी वांट्स फर्स्ट आई सेटल माय करियर एंड देन आई स्टार्ट माय फैमिली, देन आई गो फॉर अ मैरिज, बट इट्स लाइक इट मस्ट बी वेरी मच साइमल्टेनियस बिकॉज इट्स 20 to 30 यंग एज, फर्टिलिटी ज़्यादा, तो उस टाइम सब लोग 30-32 साल के, हाँ नाउ आई एम सेटल, नाउ आई वांट टू स्टार्ट माय फैमिली, तो उस टाइम तक हम लेट हो जाते हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आज हम 50-51 साल के, हमारा बच्चा 25-26 साल का है, एंड ही इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, ही इज़ ऑल्सो डूइंग PG एंड वी आर नॉट ओल्ड एंड ही इज़ यंग एंड बट वो जो 4-5 साल जो स्ट्रगल का आया वो सबको जीना है, राइट, हम उसको टालते हैं, बाद में करना पड़ेगा। पर वो स्ट्रगल 5 साल का स्ट्रगल सबके पास है। लाइफ हमारे यंग जो डॉक्टर्स हैं, जो यंग इस फील्ड में हैं, तो हम उनको ये कहना चाह रहे हैं डेली बेसिस पे लाइफ जीनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये खत्म करो, उसके बाद फिर नए आपके पास चैलेंजेस आ जाएंगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, उसके बाद फिर करियर सेटल करना है, तो जितनी जल्दी लाइफ स्टार्ट करोगे, साथ साथ करोगे तो बढ़िया बेटर रहेगा, एक बेटर कंपेनियन, बेटर उसके साथ। क्या होता है फिर अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन ये आ जाता है कि मेडिकल फील्ड खराब है, कि मेडिकल फील्ड की वजह से हमने पूरी जीवन दे दिया, पूरी लाइफ दे दी, सारी जवानी दे दी, ऐसा नहीं। राइट, तो आपको डेली जियोगे तो सारी जवानी भी एंजॉय करोगे और आप प्रोफेशन को पाएंगे। नाउ यू हैव ओपनड योर ओन हॉस्पिटल देवांशी, सो देवांशी है क्या पूरा मैम हॉस्पिटल, क्या है इसमें, क्या क्या होता है? इट इज़ अ जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर सेक्शन?
बेसिकली मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे 2 बच्चे हैं। इट वाज लाइक सिद्धार्थ एंड देवांशी, हमने दोनों नाम रखा। वी पास्ड अवर पीजी इन 1999, डॉक्टर साहब 1998 में हुआ था। तो स्टार्टिंग से ही हमने अपना हॉस्पिटल खुद का 1 साल, हमने डॉक्टर अग्रवाल हैं सुधा हॉस्पिटल वाले, उनके यहाँ पे हमने साल 1.5 साल काम करा। देन वी बिल्ट अप। भवानी मंडी में हम इनिशियली हम वहाँ गए थे, तो वहाँ पे हमने करीब 12-13 साल हम भवानी मंडी थे। वहाँ हमने अपना सेटअप बनाया था, सिद्धार्थ हॉस्पिटल के नाम से। मेरा बड़ा बेटा है सिद्धार्थ, उसके नाम पे हमने उसका हॉस्पिटल का नाम। जब उसके बाद वहाँ हमने 12 साल काम किया, जब तक ये बच्चे 9th-10th में आ गया था मेरा बड़ा बेटा। 5th क्लास 6th क्लास। और मेरी डॉटर जो थी वो 1st में आ गई थी, तो उनकी स्टडीज़ की हमें लगा कि अब इनको हमें कहीं मूव ऑन करना चाहिए। इसके अलावा वहाँ एक स्टिग्नेशन आ गया था, जो हम और कोई हायर वर्क या स्पेशलाइज वर्क करना चाहते थे, तो उस जगह पे हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई। इसलिए फिर हमने कोटा में ये हॉस्पिटल स्विच किया था, ये हॉस्पिटल बनाया। तो ये मेरी डॉटर जब तक बड़ी हो चुकी थी, तो उसने उसकी जिद थी कि अब मेरे नाम से हॉस्पिटल बना कि सब भैया के नाम से, तो मेरे नाम से। तो फिर मेरी डॉटर का नाम देवांशी, उस टाइम वो करीब 5 साल की रही होगी, तो फिर हमने इसका नाम देवांशी हॉस्पिटल। एंड प्लस इट्स लाइक भगवान का आशीर्वाद है, इट्स लाइक देव का अंश। एंड द हॉस्पिटल इज बिल्ट ऑन द थीम ऑफ मदर एंड चाइल्ड care. Basically we have a good NICU, we have a surgery department, we have a gynae and obs department, और हम लोग IVF में वर्क करते हैं। एक्चुअली हमारा बेसिकली हमारा वी हैव अ लोगो ऑफ इट। बहुत कम लोगों को पता होगा इस लोगो का एक मीनिंग है कि उसके अंदर एक फ्लावर है, पेटल है जिसके अंदर फ्लावर। हमने इस तरह से उसमें 3 कलर हैं। रेड कलर इज लाइफ का प्रतीक है, इसके अलावा ब्लू और एक ग्रीन, 3 कलर्स में हमने लिए हुए हैं, तो ये सब लाइफ को डिनोट करते हैं। और फिर उसके बाद उसमें जो वो फ्लावर है ना, इट्स लाइक उसका जो अरेंजमेंट है पेटल्स का, इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। और उसका एक टिल्ट टुवर्ड्स राइट है, राइट साइड इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ है ना, ब्लू इट रिप्रेजेंट्स लाइफ, रेड ब्लड है, एंड ग्रीन इज प्रॉस्पेरिटी, एंड वर्ड इज लाइक देवांशी, इट्स लाइक भगवान का हम आशीर्वाद लें। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक जो उसका पेटल का जो हमने शेप दिया, दैट इज़ लाइक थोड़ा सा गैमेट का शेप का वो रहता है। तो वो उसका टोटल एक लिटरल मीनिंग है, रिप्रेजेंटिंग लाइफ, न्यू लाइफ एंड तो ये आइडिया किसका था, ये लोगों का, सर का है ना आपका? भाई हम इनपुट तो हमारा था ही, लेकिन जो हमारी हॉस्पिटल की आर्किटेक्ट थी, उनके हस्बैंड हैं, He's a product designer. प्रोडक्ट डिजाइनर। उनके साथ एक दिन ऐसे ही बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो हमने इस तरह से डिज़ाइन किया। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल आपने डिज़ाइन किया है सर मैम। हाँ, अच्छा मैम, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो जनरली मैं पूछता नहीं हूँ, आज आपसे पूछ रहा हूँ। डू यू बिलीव इन गॉड? भगवान में मानते हैं आप? और अगर मानते हैं तो कब आपको लगा कि हाँ भगवान एग्जिस्ट करता है? भगवान तो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, मतलब देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू बिलीव इन गॉड। मतलब ओटी टेबल से लेकर के, बच्चे की क्राई से लेकर के, कंसेप्शन से लेकर के, कोई ऑपरेटिव पेशेंट का जाते जाते वापस आ जाना, और ये सब भगवान ही कर रहा है। राइट। वी आर और आप जब मेडिकल लाइन में आ गए हो, तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा। आपको हर दिन ये समझ में आता है कि हमें कुछ भी नहीं है। आफ्टर ऑल दीज पावर द सुपीरियर पावर इज सुपर देयर। पावर, आप कुछ नहीं कर रहे, वो पेशेंट को ठीक होना था इसलिए हो गया। आपको ये भी पता है बैक ऑफ माइंड में कि ऐसी दवा तो मैंने कईयों को दी थी पहले, और ये ठीक हुआ, तो ये मेरेकल है। तो ये मेरेकल कहाँ से होते हैं? कोई गॉड सुपर पावर का है ना, मतलब भगवान तो मतलब इट्स लाइक है ही, ऐसा नहीं है। और भगवान में इट्स ऑलवेज बिलीफ, इट्स बिलीफ कि कोई कर रहा है, और हम उसका पावर ये है जो हमारे थ्रू ट्रांसमिट होएगा। बट भगवान इज ऑलवेज देयर, इट वाज देयर, इट इज देयर, एंड इट विल बी इट देयर। विल बी देयर। भाई कोई पावर है जो सब गवर्न कर रही है। कोई कहता है कि साहब मेहनत से सब कुछ हो जाता है, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ भाई मेहनत से कोई भी तेंदुलकर या धोनी नहीं बन सकता। दिन भर क्रिकेट खेल लोगे, 24 घंटे खेल लोगे, तो भी नहीं बन सकता। कुछ ना कुछ सुपर पावर है, कुछ है जो उनको इस लेवल तक पहुंचाया, जो उनको सपोर्ट कर रहा है। तो हर एक को, तो जैसे कहते हैं ना कि ज्योतिषी वगैरह, ये सब कुछ ना कुछ तो है ही।
तभी तो आज सब डिफरेंट है, सब एक जैसे क्यों नहीं है? राइट सर, राइट। हमारे साथ भी हम 100 लोग एक साथ एमबीबीएस में गए थे, उसके बाद पीजी में हम सब साथ करेंगे, सब डिफरेंट है। सबने एक जैसे टीचर से पढ़ा, एक जैसे एनवायरनमेंट में रहा, एक जैसा खाना खाया हम सब बिल्कुल। लोग, फिर भी सब अलग अलग। कोई बहुत अच्छे से सेटल हो गया, आज मुझसे कई ऊपर तक कई लोग हैं बिल्कुल। और नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो अलग अलग क्यों हैं? मेहनत तो हमने सबने बराबर ही की। राइट, राइट। अच्छा सर, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स यू लुक सो फिट एंड फाइन। सर क्या राज है ये फिट एंड फाइन होने का? क्योंकि सर डॉक्टर्स तो मैंने बहुत से देखे हैं। प्रीवियसली आई वाज वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल फर्म, तो मैंने काफ़ी डॉक्टर्स में मिला हूँ, मैंने देखे हैं। यू सीम सो फिट, क्या है सर रीज़न बिहाइंड दैट? इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि आप खुद से प्यार करें। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉस्पेरिटी, ये पैसा, ये तभी काम आएगा जब आप फिट होंगे, खुद उसको एंजॉय कर पाए, अदरवाइज तो सब बेकार है। तो उस जब जितना जल्दी लोगों को ये समझ में आ जाए उतने जल्दी ठीक है। हम भी शुरू में जब हमने जब हमारा करियर स्टार्ट किया था, नए नए हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, नए नए हमारे पास पैसे आने लगे थे, खूब दिन भर काम करते थे, फिर पार्टी करते थे, तो हम भी धीरे धीरे और बैठ हो गए थे। लेकिन हमें टाइम रहते समझ में आ गया कि ये गलत है। कि जिस तरह बीइंग अ मेडिकल पर्सन हमें ये भी समझ में आ गया कि ये हमें जल्दी ही किसी बीमारियों में धकेल देगा। तो उसके बाद फिर हमने अपने आप को चेंज किया, हमने एरोबिक्स स्टार्ट की, हमने एरोबिक एक्टिविटीज़ में जिसमें साइकिलिंग, रनिंग, बॉडी बिल्ड, जिमिंग, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट किया। और फिर एक बार आप स्टार्ट कर देते हो तो उसकी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल जैसे सही है। आपको नशे की आदत पड़ती है, पार्टियों की आदत पड़ती है, उसी तरह से फिटनेस की भी आदत पड़ जाती है। महीने भर में आपको ये लगने लग जाता है कि ये बेस्ट लाइफ है। आप थोड़ा सा घंटे भर सर आप अपने आप को दे दो, आधा घंटा अपने आप को दे दो, उसके बाद दिन भर कितना भी खाओ, कितना भी एंजॉय करो, कुछ भी करो, वो फिर सब बच जाता है। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करो, सर मुझे तो खाना है, मुझे खाना है, तो फिर आपकी बॉडी आपको अनफिट कर देगी। और एक बार बीमारी लग गई तो फिर ये इरिवर्सिबल होगा। सही है सर। तो हम लोग पिछले यहाँ जब से कोटा आए हैं, तब से हमने हमारी फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है कि हम फिट रहें। तो उसके लिए हम साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। हमने खूब लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग भी करी। हमने 600 किलोमीटर एट स्ट्रेट साइकिलिंग भी करी मैंने, 600 किलोमीटर? बिना रुके, मतलब बिना घराए, सीधे यहाँ से जाके 300 गए, 300 वापस आए। तो ऐसे ये पूरे ग्रुप्स हैं हमारे। लगभग उदयपुर तक जाना, वापस लौट के आना। यही हुआ, जयपुर, जयपुर जाना, जयपुर गए थे, तो हम यहाँ से पहले बिजुलिया तक गए, फिर वापस कोटा आए, फिर जयपुर गए, फिर जयपुर से आए। तो ये 600 किलोमीटर का इट वाज नॉट टायरिंग? इट वाज टायरिंग, इट टेक 36 आवर्स 36 आवर्स नॉन कंटीन्यूअसली साइकिलिंग? कंटिन्यूस, जो भी आपको 36 आवर में पूरी करनी होती है। मतलब एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के थ्रू ये करते हैं हम लोग। तो सर इसके लिए कोई स्पेसिफिक साइकिल आती होगी अलग से, या फिर द रेगुलर साइकिल? साइकिल्स हैं, रेगुलर साइकिल भी चला सकते हो, लेकिन जो स्पेसिफिक साइकिल्स होती हैं उनकी कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप 600 किलोमीटर उसको चलाओगे, रोड पे चलाओगे, तो वो वियर टियर के चांसेस उसमें कम होते हैं। बीच में अगर साइकिल का चेन टूट गई, ब्रेक फेल हो गया, तो फिर आप लेकिन ये जो अच्छी साइकिल्स होती हैं, ब्रांडेड साइकिल्स होती हैं, उनके कंपोनेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो लंबे टाइम तक आप उसको अगर 5000 किलोमीटर भी लगातार चला लोगे तो वो वियर टियर नहीं होगा। राइट। तो इसलिए अच्छी साइकिल्स की ज़रूरत होती है जब लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं। तो सर कौन सा साइकिल आप यूज़ करते हैं इसमें? भाई साइकिल्स जैसे 3 तरह की होती है, मैं आपको बता दूँ। जो अब साइकिल की बात चली है तो एज ए साइकिलिस्ट मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरह की साइकिल्स होती हैं, जिसमें एक तो होती है MTB, माउंटेन बाइक बोलते हैं, एक होती है रोड बाइक, और एक इन दोनों के बीच की होती है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड बाइक। हाइब्रिड? तो जो माउंटेन बाइक होती है वो ऑफ रोडिंग के लिए होती है, आप कच्चे रास्तों पे ले जाओ उसे, वो जस्ट ऑफ रोडिंग के लिए। माउंटेन बाइक जैसे नाम है उसका, कि आप उसे ऑफ रोडिंग पे चलाओ। मोटे टायर होते हैं, उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है, उसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है, उसके अंदर गियर सिस्टम ऐसा होता है कि आप एकदम सडनली आप किसी गड्ढे में भी कूद जाओगे तो उसके पेडल से बाहर निकल जाओगे। तो वो माउंटेन बाइक होती है। तो वो अलग पर्पज से लोग चलाते हैं, जैसे ग्रुप राइड करी, किसी जैसे गरड़े महादेव हम जाते हैं, उधर से जवाहर सागर डैम चल जाते हैं उसको साइकिल को लेके। ऑफ रोडिंग? ऑफ रोडिंग पूरी। गरड़े महादेव कितना गंदा रोड, इसके अलावा जवाहर सागर रोड डैम जो है वहाँ का रोड, वहाँ से हम उस साइकिल से उससे चले जाते हैं। वो ऐसी साइकिल ऐसी जगह पे जाने के लिए माउंटेन बाइक चाहिए। और एक होती है रोड बाइक जो रेसिंग पर्पज से,
जो स्पीड के लिए होती हैं, जो कंपटीशन पर्पस के लिए होती है, उसके टायर बिल्कुल पतले होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट होता है, उसके गियर कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि आपको तेज चलाना होता है, राइट। तो उससे अच्छी स्पीड निकालने के लिए वो साइकिल होती है, वो कंपटीशन पर्पस के लिए होती है। और एक बीच इन दोनों के बीच की होती है जो थोड़ी सी स्पीड भी लेती है, उसका बैलेंस भी बराबर है, उसको हाइब्रिड बाइक बोलते हैं। हाइब्रिड। तो जैसे सिटी पर्पस पे आपको चलाना है, डे टू डे वर्क के लिए चलाना है, बाजार जाना है, आना है, या थोड़ी सी 10-20-25 किलोमीटर साइकिल डेली चलानी है, तो उसके हिसाब से हाइब्रिड बाइक पड़ी। मैम आप कौन सी प्रेफर करती हैं, हाइब्रिड, माउंटेन और रोड बाइक। रोड बाइक जो मैंने बताया? एक्चुअली है ना, मैं तो हाइब्रिड ही चलाती हूँ। और मेरे का साइकिलिंग, जैसे मेरा बेटा साइकिलिंग करता है, डॉक्टर साहब साइकिलिंग करते हैं, पर मैं तो आई एम पैशनेट अबाउट माई रनिंग। मैं रोज़ 7-8 किलोमीटर 8 किलोमीटर तो डेली रन करती हूँ मैं। क्योंकि क्या है ना, बेसिकली हॉस्पिटल से आप दूर जाओ ना साइकिलिंग में, तो फिर आपको वापस आना पड़ता है, तो आसपास चक्कर लगाते रहो, जैसे ऐसे इमरजेंसी आ जाए तो फिर। रनिंग में ये होता है कि आसपास ही तो और कभी होता है तो फिर हम साइकिलिंग पूरी फैमिली चल जाते हैं। वी हैव अ टैंडम बाइक इवन ना, डॉक्टर साहब हमें डबल साइकिल खिला के भी टैंडम साइकिलिंग भी होती है। बिल्कुल। बाकी और दोनों पैडल करते हैं उसमें? दोनों पैडल करते हैं, बैलेंस आगे वाला करता है और पैडल दोनों। तो सर लीड आप करते हैं कि मैम आप लीड करती हैं? लीड तो ही मैं करता हूँ ऑलवेज maximum time पे। नहीं, मैक्सिमम ऑल द टाइम ही लीड्स ना, मतलब इट्स नॉट लाइक मी लीड। सही है। सर कौन कौन से आपने माइलस्टोन्स अचीव किए हुए हैं साइकिलिंग में? ऐसे बहुत ज़्यादा हमने कोई कम्पिटिटिव साइकिलिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं की, हम तो हमारी फिटनेस के लिए और लेजर के लिए ही करते हैं। पर जैसे मैंने 600 किलोमीटर साइकिलिंग पार्टिसिपेट किया हुआ है। 600, 400, 200, 100। 200, 100। एक जयपुर में एक थार करके एक थार साइकिलिंग सेशन होता है, उसमें हमने 250-250 किलोमीटर की अवार्ड जीते हुए हैं। इन अ सिंगल गो? हाँ, वो तो फिर कंपटीशन है, उसमें 50 लोग आपके साथ चल रहे हैं, तो आप जो भी पोजीशन ला सकते। तो मैं बताऊं 2016 में हमने थार्ड में पार्टिसिपेट किया था, 250 किलोमीटर की साइकिलिंग कंपटीशन था। उसमें 52 लोग हमने पार्टिसिपेट किया था और आई वाज ओल्डेस्ट वन। 52 लोगों में मैं सबसे बूढ़ा था। और सर बूढ़ा तो नहीं कह सकते आप। मतलब तो 52 लोगों में मैं था और मैं उसमें 7th पोजीशन आई। क्योंकि सर आपको देख के लगता नहीं यू आर लाइक ओल्ड एज इवन। अगर हम किसी से पूछे कि सर आपकी एज क्या होगी, तो वो गेस करेंगे हार्डली 40-45 है ना। मैं 54 था। सर रिवर्स हो गया। हाँ सर, ये वही है कि अगर आप फिट रहते हैं तो कोई आपकी एज को गेस नहीं कर पाता है। इवन आपकी इनर सोल भी कहती है कि हम और जो आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज रहता है, तो उसकी ग्लो रहती है हमेशा। राइट सर, राइट। तो आप वो किसी भी फेशियल से और मेकअप से नहीं आ सकते। बिल्कुल सही है, वो नहीं आ सकती। हाँ, न ज्वेलरी न कपड़े, कुछ भी, मतलब अगर आपको अच्छा देखना है ना तो आपको फिटनेस के लिए। दूसरी बात, जहाँ पे अपन बैठे हैं ना, तो वॉट एवर वी स्पीक ऑफ, अगर मैं कहूँ मैं 100 किलो की यहाँ बैठी हूँ, मैं मेरे पेशेंट को बोलूँगी तेरे को पतला होना है, तेरी फर्टिलिटी कम हो रही, तेरे को ये बीमारी है वो बीमारी है, तो बोले खुद तो दे आर नॉट फॉलोइंग एंड दे आर गिविंग अस एडवाइस। तो आप एडवाइस भी तभी कर सकते हो जब आप उसको फॉलो करते हो, मतलब है। तो यूजली हम लोग मतलब जैसे मैं या हम जो भी एक्टिविटी डालते हैं, वी पुट इट ऑन स्टेटस सो दैट आवर पेशेंट्स आर इंस्पायर्ड डूइंग इट। इवन वॉट एवर वी डू, आवर किड्स आर इंस्पायर्ड। जैसे हमारे बच्चे भी हमारी एक्टिविटीज़ इंस्पायर्ड है। जैसे मेरे बेटे ने 2 बार हाफ आयरन मैन करा हुआ है, 1 बार फुल आयरन मैन करा हुआ है, तो ही इज़ ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय डूइंग ऑल द साइकिलिंग एंड रनिंग एंड स्विमिंग ऑल। तो मैं कहता हूँ कि जैसे अगर आप बच्चों में कोई आदत कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ आदेश या उपदेश से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। उनको आप करके बताओ तो अपने आप फॉलो करेंगे। राइट। हाँ, पहले हम खुद उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे जो किड्स होंगे वो सीखेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे आज हम मेडिकल कहते हैं साहब, मेडिकल प्रोफेशन हमारे जो कलीग हैं वो कहते हैं साहब हम बच्चों को मेडिकल लाइन में नहीं भेजेंगे, हमारी लाइफ बर्बाद होगी, बच्चों को इस लाइन में डालेंगे। लेकिन आप घर में इस तरह का एनवायरनमेंट बनाते हो तो बच्चे भी उससे फिर दूर भागने लग जाते हैं जी। लेकिन आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय करो तो बच्चों को भी लगता है कि बढ़िया लाइफ है, पापा मम्मी के साथ काम कर लो, फिर एंजॉय भी कर लेते हैं, बढ़िया हमारा टाइम भी देते हैं। तो बच्चों ने भी वो प्रोफेशन चूज़ किया हमारा। राइट। मेरे बेटे ने MBBS पूरा कर लिया, वो MS कर रहा है सर्जरी में, और मेरी डॉटर फाइनल ईयर MBBS में। दोनों बच्चे मेरे मेडिकल लाइन में आना। बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया है कि हाँ। जो लेगेसी आपने स्टार्ट करी है ये आगे चल पाए।
हाँ फिर लेगेसी तो डॉक्टर साहब इज लाइक एवरीथिंग, इनको क्रिएटिविटी मतलब उनको जैसे आज अगर मैं आई एम बेसिकली आई एम बचपन से मैं कथक डांसर हूँ, तो मैंने बचपन से कथक डांस करा, फिर कॉलेज में आ गए तो इतना बिजी था तो कर ही नहीं पाया, तो अगेन वी हैव स्टार्टेड आवर पैशन। एंड डॉक्टर साहब को पेंटिंग का बहुत शौक है, ही इज़ फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो मैं तो डांस करती हूँ एंड आई एम ए गुड सब्जेक्ट फॉर हिम। और ये मुझे शूट करते हैं और पेंट करते हैं, तस्वीरें पेंट करते हैं, मेरी फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो मेरे वीडियोस यूट्यूब पे हम लोग डालते हैं, तो ये मेरे वीडियोस शूट करते हैं, तो इट्स लाइक हम लोग वी एंड ही इज़ अ वेरी 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 गुड कुक, वेरी गुड कुक। सो इट्स लाइक है ना, बच्चे मेरे को बोलते हैं, बच्चे जैसे यूजुअली बोलते हैं मम्मी मेरे को ये बना दो, मेरे बच्चे मेरे को नहीं बोलते कि मम्मी मेरे को ये बना दो। आज मैं पापा से ये खाऊंगी, पापा से मेरी बेटी का लिस्ट आता है कि मैं जब घर आऊंगी तो पापा मुझे ये बना के देंगे। तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मेरी बेटी अभी भी हॉस्टल में है एंड शी इज़ कुकिंग फॉर हर सेल्फ, शी हैज़ बीन जॉइंट, बट वो कॉलेज से आती है बनाती है। ईयर 2 ईयर में उसको लगा कि खुद ही बना लो, तो वो खुद ही अपना फूड कुक करते हैं। और फिर वो मुझे नहीं फोन, पापा इसमें क्या डालना है, सो पापा मेक्स ऑल द थिंग्स फॉर। Do you get jealous when she asks No, like I am always his first assistant, whether it is kitchen, whether it is OT, whether it is OPD, whether it is sports, anything, मतलब I would like to assist him always, forever in my life, and क्योंकि मुझे पता है कि जब भी इनको ज़रूरत होगी he will require me and I will always be there। exactly। So what is your favorite dish जो आप प्रिपेयर करते हैं, Like, जो बेस्ट जो आपको भी अच्छी लगती है और सबको भी अच्छी लगती है? ऐसा नहीं, सब थोड़ा सा क्या होता है कि कहीं भी हम मतलब एक होता है ना, ऐसा कोई भी काम होता है, फोटोग्राफी हो गई, पेंटिंग हो गई, कुछ भी काम हो, कोई प्लम्बिंग का काम हो गया, मैं सब कर सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो आज हम कहीं होटल पे कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, तो वो मैं टेस्ट के साथ साथ मैं उसके इंग्रेडिएंट भी फील करता हूँ कि ये कैसे बना होगा। कोई टेस्ट अच्छा लगा तो उसको मैं हूबहू बनाने की कोशिश करता हूँ और एक दो बार में बन भी जाता है, तो बच्चों को भी फिर वो खिला देते हैं। सर अब तक एक लाइन हुआ करती थी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, लेकिन मैं आज इसको चेंज करूंगा, प्रैक्टिस मेक्स द डॉक्टर परफेक्ट इन ईच एस्पेक्ट। नहीं, प्रैक्टिस से डॉक्टर अच्छा होता है, इसलिए तो पुराने डॉक्टर को ढूंढते हैं सब। राइट सर, राइट। एक्चुअली वही है कि क्रिएटिविटी कैन बी इन एनी फील्ड। एग्जैक्टली। आप कहीं पे भी किसी में भी हो सकता है, कोई भी चीज़, मतलब हाथ का काम, जैसे आज कोई भी, जैसे आज मुझे ये पता है कि जैसे आज बच्चों को कोई भी हाथ का काम का अगर कोई असिस्टेंट चाहिए तो दे विल आस्क पापा, और कोई भी पढ़ाई का काम का असिस्टेंट चाहिए, आज मम्मी से बात करनी है आज मम्मी से बात करनी और आज पापा से बात करनी है, देन नो कि हमारे पापा हमको इसमें असिस्ट करेंगे, हमारी मम्मी इसमें असिस्ट करेगी। हाँ, बाइफरकेट किया हुआ है। उन्होंने बाइफरकेट, मम्मा इसके लिए और पापा इसके लिए। तो वो क्या होता है कि सर्जरी है या मेडिकल लाइन है, वो भी क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली। मतलब बुक्स में इतना नहीं लिखा हुआ, तभी तो लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी डॉक्टर के बाद एक्सपायर हो जाता है, ऑपरेशन बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं। हर रोज आपको नए सिरे से सोचना पड़ता है, हर ऑपरेशन किताबों में लिखा जैसा नहीं होता, राइट। उसको हर हर बार मरीज- नया सोचना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिव माइंड है तो आप सर्जरी भी अच्छी करो, तो ये तो हर जगह दिखता है। जी सर, बिल्कुल सही है। एंड सर अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल कुकिंग एंड साइकिलिंग, क्या क्या हॉबीज आपकी और है? जैसे मैम ने बताया, मैम की डांसिंग है, डांस मैडम मैम बहुत वैसे अच्छी कथक हाँ, डांसर, कथक ये इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ कथक डांसिंग में। पीजी इन कथक। हाँ, उस जमाने में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होते थे, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से करे थे, धर्माधिकारी सर मेरे गुरु हुआ करते थे, तो फिर उसके बाद स्कूल के बाद छूट गया था। फिर अब धीरे धीरे वी आर रीलिविंग आवर हॉबीज, देन व्हाट कि वी आर सेटल्ड इन करियर, वी आर सेटल्ड विद आवर किड्स, तो अब लगता है कि गार्डनिंग, जैसे डॉक्टर साहब गार्डनिंग बहुत अच्छी करते हैं, and he does painting a lot. He is a good rangoli maker and anything he can make anything, मतलब he can do anything whatever हाथ का आप कुछ भी काम, he is a very good makeup artist, he can make very good मेहंदीज even। तो करवा चौथ पे मेरे इमरजेंसीज रहती है तो मैं किसी को मिला, दिनेश तुम ही बना देना जरा सा ऐसे करके। So पेंटिंग किस तरह करते हैं आप? वाटर पेंटिंग, कलर वाटर कलर, एक्रेलिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग। एक्रिलिक में क्या आता है स्पेशली? भाई एक्रेलिक एक टाइप ऑफ पेंट है जो वाटर बेस होता है,
और ऑयल पेंट होता है जो वो भी वो ऑयल बेस होता है, तो एक्रेलिक को हैंडल करना थोड़ा सा आसान होता है। वाटर ऑयल कलर्स होते हैं उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हमारी लाइफ में जैसे होता क्या है कि अगर हमने ऑयल पेंट को स्टार्ट कर दिया और कोई पेंट बना लिया और उस पेंट से आपने कोई पेंटिंग स्टार्ट करी, नीचे इमरजेंसी आ गई तो फिर वो सारा पेंट भी खराब हो जाएगा, ब्रश भी खराब हो जाएगा। तो ऑयल पेंट के लिए आपको, अगर आपने कोई पेंट चालू किया है तो उसको पूरा करिए या हटोगे, अदरवाइज वो तस्वीर भी खराब हो जाएगी, आपका ब्रश भी खत्म हो जाएगा और पेंट भी खराब हो जाएगा। मतलब जो एक्रेलिक पेंट होता है वो वाटर बेस होता है, उसको ब्रश को आप Reuse कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हो उसको वापस। जैसे है ना, कोरोना का टाइम जो भी हमारा निकला ना, दैट वाज लाइक कि डॉक्टर साहब ने रोज एक पेंटिंग बनाई है। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे फादर ने, Portrait मदर भी ने बनाता हूँ। पोर्ट्रेट्स बनाए। तो तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पोर्ट्रेट बनाए हैं, फैमिली के पोर्ट्रेट बनाए हैं, एवरीडे बच्चों के। फिर तो आपकी डिमांड आती होगी पहले तो आने लगी अब फिर अब वापस काम में लग गया तो अब बंद कर दिया। Exhibition करते हैं आप इनका कहीं भी? अभी तक तो नहीं की, सर कभी करिए ना, आप लाइक प्लान करें। वेरी मतलब घर में सबकी पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, फ्रेंड्स के सबके पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, मदर फादर सबके पोर्ट्रेट्स बनाए। इवन कोरोना में तो मतलब हर दिन एक हम नया टास्क। हर दिन एक एक पेंटिंग बनने में पूरा 8-10 घंटे लगते थे, दिन में टाइम होता था। तो कोरोना टाइम ही जस्ट डिवोटेड फॉर पेंटिंग एंड तब और मैंने कॉलेज में 92-93 के बाद फिर नहीं करी थी कभी, तो कोरोना ने वापस सिखा दिया या वापस डेवलप। अब उस टाइम शॉप्स भी बंद थी, सामान कुछ थे नहीं, हमने पहले कभी नहीं करी थी। तो कुछ भी जो बच्चों के कलर्स पड़े थे उससे से स्टार्ट किया। फिर बाद में धीरे किराने की दुकानें खुलने लगी दो एक, तो फिर किराने की दुकानें के मुझे वाटर कलर मिल गए, तो उससे फिर वापस स्टार्ट किया। सर एक आती है नई, जो नया तो नहीं कह सकते इसको, पुरानी है, एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कुछ होती है जिसमें कुछ भी होता है लेकिन एक पेंटिंग होती है। हाँ, वो मॉडर्न आर्ट टाइप की मॉडर्न painting आर्ट, एग्जैक्टली जिसको मॉडर्न बोलते आर्ट। हैं। वो क्या होता है कि सर कोई कलर कॉम्बिनेशन कोई भी अच्छा लग सकता है, तो वो नहीं कह सकते कि वो खराब है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होते हैं जो सूदिंग लगते हैं, कई बार आपको अच्छे लगते हैं। और फिर हाउसेज में अगर आप कहीं अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है और उसमें आप लोगों को इमेजिन करने के लिए छोड़ देते हो, कोई क्या सोचता है उसके बारे में, कोई सोचता है कि यार किसी सीनरी का एक वो है, कोई सोचता है कि आसमान है, कोई वो लगता है कि ऐसे ही कुछ है, तो ये मॉडर्न आर्ट है। लेकिन वो अच्छी लगनी चाहिए, उसके कलर कॉम्बिनेशन अच्छे होने चाहिए कि वो आपको सूदिंग लगे, राइट, तो वो अच्छा लगे। इट इज लाइक आपने आंसर दे दिया, क्वेश्चन खुद बनाओ। हाँ, सर इसके अलावा गार्डनिंग आपने बताया, तो गार्डनिंग आप कैसे करते हैं? और भाई दरअसल हमारे साथ क्या रहा सर कि हम जब से करियर स्टार्ट किया तो तब से हम जिस भी रहे के नीचे हॉस्पिटल रहा ऊपर रहे, क्योंकि हमारी दोनों की इमरजेंसी ब्रांच थी, स्पेशली डॉक्टर अर्चना की तो ऑब्स्टेट्रिक ब्रांच है, तो 24 घंटे डिलीवरी का पेशेंट कोई ना कोई रहता है। राइट, तो आप कहीं भी बाहर रहोगे तो फिर पेशेंट को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर पाते और पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं रह पाते कि मैडम पता नहीं कब आएंगे। एग्जैक्टली, ऐसे तो उसको पता है कि मैडम ऊपर ही सो रही है, कभी भी तो आ ऊपर ही जाएंगे। है तो कभी भी आ जाएंगे, तो हम हमेशा हॉस्पिटल के ऊपर ही रहे। तो एक गार्डनिंग का जो बचपन से शौक था, जैसे मैंने बताया कि हम बचपन से भी मैं पौधे कैसे भी लगाता था घर में, मटकी तोड़ तोड़ के हम गमले बनाया करते थे उस जमाने में। तो वो शौक मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था हमारा, तो फिर इस बार हमने कहा नीचे हम रह नहीं सकते थे, ऊपर ही रहना था, और ग्राउंड फ्लोर की कोई गार्डन बना नहीं सकते थे क्योंकि पब्लिक प्लेस है, राइट, तो वहाँ जाके हम बैठ नहीं सकते थे नीचे। राइट, तो इसलिए हमने टेरेस पे इस बार गार्डनिंग स्टार्ट की। तो यहाँ पे हमने टेरेस पे करीब 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट में पूरा एक तो गार्डन बना रखा है और हमने किचन गार्डन भी बना रखा है, जो हम ऑर्गेनिक सब्जियाँ खुद उगाते हैं और खुद खाते हैं। राइट, राइट। मैम मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, और इस बार जो सेक्शन है ये थोड़ा सा जनरल फैमिली का सेगमेंट है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, जो आम फैमिली में होते हैं, क्या वो आपके साथ भी होते हैं? आपको यस और नो तो आंसर करना ही है, और अगर नहीं करते हो आप तो क्यों नहीं करते हो ये आप बोल सकते हैं। जैसे कि जनरली फैमिलीज में होता है कि जब टूथपेस्ट में से पेस्ट खत्म हो जाता है तो उसको पीछे से काट के यूं थोड़ा सा करके ब्रश निकालते हैं, तो आप करते हैं? देखो है ना, हमेशा एक अंग्रेजी में कहावत है कि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, है ना। हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जो मेहनत हमने पुट करी है, वी वैल्यू मनी, राइट, है ना। ये सब एक्टिविटीज़ जो होती हैं
ये दर्शाती हैं कि आप कितने मितव्ययी हैं, आप अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज़ करते हैं, है ना? इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये करें। तो कोई भी चीज़ का वेस्टेज हो, उसमें मैं बिलीव नहीं करती। आज भी मतलब आज भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें हम लोग जैसे आज ये वेस्ट है तो कि आधा भरा है इसको फेंक दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक उसमें है वी विल यूज़ इट, ऐसा है। एंड वी शुड यूज़ इट। मतलब आज जैसे कोई कपड़े भी हैं, अगर आपने कोई कपड़े खरीदे हैं आजकल ना एक बार में, तो एटलीस्ट ये है कि उसका यूज़ होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम नहीं यूज़ करें तो उसको कोई और यूज़ करे, बट वो होना चाहिए। तो ये जो आपका सवाल है कि घर में टूथपेस्ट ख़त्म हुआ, सब्ज़ी, हमारे घर में कुछ भी फूड वेस्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। मतलब इवन आजकल तो माइक्रोवेव का ज़माना है, तो सब्ज़ी कढ़ाई में बन करके और कांच के बाउल में निकल के माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है। तो इवन मेरी मदर जो है, हमारे घर में डॉगी है, तो उसका जो रोटी का आटा है वो सारा उसका ऑयल एंड मसाला पोंछ करके वो जाता है, ताकि वॉट एवर ऑयल ही गेट्स ही गेट इट। मतलब आज सब्ज़ी का हमारे घर में जो भी गार्बेज निकलता है, अगर जैसे आज नीचे तरबूज है तो वो नीचे का हिस्सा थोड़ा सा वाइट होता है, पर वो मेरा डॉगी खाता है। उसका जो वो होता है वो कॉम्पोस्ट में, हमारी छत पे वो कॉम्पोस्ट में जाता है। उस कॉम्पोस्ट का पानी वो हमारी सब्ज़ी के उसमें जाता है। जो चाय पत्ती निकलती है वो हमारी फ्लावरिंग प्लांट्स में जाती है। जो अंडा हमारा बनी खाता है, हम लोग तो नहीं खाते, पर उसका कचर जो भी छिलका है वो ड्राई होके पीस करके हमारे प्लांट्स का कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा करता है और मेरी चिड़ियों का कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो इट्स लाइक वी डू साइकिल, रिसाइकिल, यूज़ द थिंग्स टू द फुलेस्ट। चाहे वो घर की छोटी सी चीज़ हो, चाहे हॉस्पिटल की चीज़ हो, चाहे वो स्टेशनरी का सामान हो, एवरीथिंग। एंड दैट इज़ हैबिट इज़ बीइंग इनकल्केटेड इन आवर स्टाफ टू। वो ऐसे ही कोई सामान, किड्स ऐसे कोई भी वेस्ट नहीं कर सकता। यू कैन नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज का वेस्ट। खुद का तो वेस्ट कर ही रहे हो, लेकिन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री का वेस्ट कर रहे हो। राइट सर। वैसे जो आप करते हैं इनको रीयूज करके और फर्टिलाइजर बना के, सर ये बहुत अच्छा काम है। अब मेरे आगे के 2 क्वेश्चन तो अपने आप बेकार हो गए मैम। क्योंकि मैं अगला पूछने वाला था कि जो कपड़े हम यूज कर लेते हैं तो उसको आप निकाल देते हैं कि पोछा बनाते हैं? देखिए है ना, जो बहुत अच्छे, मतलब जैसे हम लोगों की तो आदत है कि हम लोग काफ़ी मतलब हम वही चीज़ बाय करते हैं जो हम पहनेंगे, एक्सेप्ट फॉर साड़ीज़ जो कि। तो वी हैव गॉट लॉट ऑफ, मतलब 40-50 लोगों का हमारा स्टाफ है, तो हम उनको दे देते हैं, बट उसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसको यूज़ नहीं होता। तो कपड़ा जल्दी रिटायर कर रहे हैं तो स्टाफ कोई भी लेना चाहे उसको दे दो। और अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया तो बिल्कुल जूते पोंछने का कपड़ा बनाते हैं, पोछा बनाते हैं, सब कुछ करते हैं जो कर सकते हैं। सर जैसे एक जनरल फैमिली में क्या होता है कि पहले एक टी शर्ट आती है, वो बड़े भाई की आती है, फिर वो छोटे भाई की आती है, फिर वही टी शर्ट पोछा बन जाती है, फिर वही टी शर्ट गाड़ी साफ करने में काम आती है। इट इज़ नॉट लाइक कि है ना, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए। दिस इज़ द ओनली मैसेज। इफ़ यू आर वेरी रिसोर्सफुल, हमारे पास सिलाई मशीन भी है, यू कैन मेक इट लाइक, आप उसको करके यू कैन स्टिच इट। मतलब आपको लगता है कि ऐसे नहीं यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट लाइक दैट। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म, और करना ही चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। यस, यू कैन मेक इट लिटिल बिट प्रेजेंटेबल, विच यू कैन डेफिनेटली, तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, स्पेशली ये हम जो मेल होते हैं यही चीज़ को कैरी करते हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे घर में जो खांसी की शीशी होती है, लाइक बोतल, तो जब खाली हो जाती है उसको धो के उसमें ऑयल डाल के कहीं लेके गए कभी आप सर? वो तो नहीं ये करते। उस जमाने का क्वेश्चन है जब शीशा बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एग्जैक्टली सर। हाँ, ये हमारे बचपन में होता था। तो बचपन में किया आपने? बचपन में तो मम्मी पापा के साथ खूब किया, लेकिन अब तो शीशे ही बहुत छोटी छोटी मिल जाती है। तो वो हर लेवल की तेल की शीशी अवेलेबल है। अब वो नहीं होता, बट डेफिनेटली जो आप कहते हैं खाना कपड़ा इज नॉट वेस्टेड, डेफिनेटली नॉट। ये आप हमारे स्टाफ से किसी से भी पूछ सकते हैं, उनको ये पता है कि जैसे आए कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो यू ऑल कैन वर्क। हम जिसके साथ ऐसे नहीं कि वी ऑर्डर, वी वर्क विद आवर स्टाफ, ऐसे नहीं। अच्छा मैम, आफ्टर दीज ऑल थिंग्स
आप जैसा कि मैंने आपको बताया सर काफ़ी फिट हैं आप, मैम आप भी काफ़ी फिट हैं, यू डू रनिंग, यू डू साइकिलिंग, गार्डनिंग, दीज ऑल एक्टिविटीज़, रेगुलर डांस करती है। डांसिंग मैम, कथक आप करती हैं। मेरा aerobic activity मेरा है। शीशा यहाँ पे लगा हुआ है मैंने जिसके बताया। सामने मैं एग्जैक्टली करती मैम, हूँ। मैंने देखा वो शीशा। तो आपको क्या है जो मोटिवेट करता है ये सब करने को, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल स्टफ? दिनेश नहीं, मैं तो क्या करता हूँ, बोले कि हाँ, ये है कि विसल ब्लोअर जैसा मैं हूँ। मैं उठ गया, मैं जिस दिन साइकिलिंग पे नहीं गया उस दिन पे कोई नहीं जाता। मैं ना इस पड़ोस में देखती हूँ कि अच्छा यही सो रहा है तो फिर मैं भी क्या करूँगी उठ के ऐसे। मतलब कि आज तो फिर यही सो रहे तो फिर ठीक है, मतलब वी कैन अफोर्ड टू स्लीप टुडे। मैंने बताया, जैसे कोई चीज़ की लत लगती है ना, तो आपका ब्रेन किसी भी चीज़ को सीख जाता है। राइट, तो अगर आपको फिटनेस की लत लग गई, आपको ऐसा लगता है कि मुझे फिट रहना है या मुझे कुछ वर्कआउट करना है, तो वो एक ब्रेन लेवल पे सेट हो जाता है। तो आप कुछ 2 दिन 4 दिन बंद भी कर दोगे, लेकिन 5वें दिन वापस चालू कर दोगे, क्योंकि उसकी आपको आदत पड़ चुकी है। तो एक नशे जैसा है। तो एक तो ऐसा पाँच कोई फिर मिनट। वो अपने आप सेल्फ मोटिवेशन आ जाता है। फिर किसी को देखने की या किसी को फॉलो करने की ज़रूरत आपको पड़ती है। नहीं है। ब्रेन ऐसी चीज़ है। तो आप कोई भी, जैसे मैं सबके लिए टेक होम मैसेज है हमारी तरफ से, कि कोई ये सोचता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ 1 घंटा आप, मैक्सिमम 1 घंटा, आधा घंटा भी दे सकते हो स्टार्ट। तो आधा घंटा तो कोई कितना भी बिजी हो निकाल सकता बिल्कुल निकाल सकते हैं। है। हाँ, तो आधा घंटा वो निकालें। 15 दिन मेहनत लगती है, 15 दिन ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं नहीं करता। कर पाता। 15 दिन में आपको उस चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हैं। तो अगर आप 15 दिन कैसे भी करके उसको हिम्मत करके आप कुछ भी, आपने एरोबिक्स करा, साइकिलिंग करी, वॉकिंग करी, रनिंग करी, कोई आपकी जैसे हाई शुगर फूड आप खाते हो उसको छोड़ा, उसमें 15 दिन लगेंगे कोई भी आदत छोड़ने में। उसके बाद फिर ब्रेन को मजा आने लग जाता है। तो आप 15 दिन निकालो, अच्छा लगेगा। आज एक्सरसाइज नहीं की Basically, तो आज खाने का मजा it's नहीं like thoughtfulness, keeping always your positivity on. राइट, है ना, if you keep your positivity on, we all have odds in our life, we all have difficult times in our life. हम अपनी पॉजिटिविटी, हम अपने सेल्फ उससे कि हम कितना वापस से उठ के खड़े होएंगे, वो चीज़ हमको मोटिवेट करती है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि हमारा इनर स्ट्रेंथ हमको पहचानना है कि हाँ हमको ये करना है और हम ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी किसी की भी लाइफ में आपको सब कुछ अच्छा है, सबकी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आता है। उस डिफ़िकल्ट टाइम्स को हमको स्टैंड करना है, अपनी पॉजिटिविटी रखना है। पॉजिटिविटी रखते हैं तो हम अपने शौक भी सब पूरे कर सकते हैं। अगर मन खुश नहीं है तो हमको तन का कुछ भी करने के, और मन खुश रखने के लिए ऐसा नहीं कि उसके साथ सब अच्छा है इसलिए उसका मन खुश है। अच्छा करने के लिए वी मेक अ डिसीजन, वी मेक ऑल एफर्ट्स टू मेक इट राइट, राइट, है ना। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, और बाकी विधाता हाथ पकड़ता है तो सही हो जाता है। एग्जैक्टली, ठीक थैंक यू है। सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने Thank you, अपना dear. प्रीशियस टाइम मुझे दिया। थैंक हमने यू, इतनी थैंक अच्छी यू अच्छी बातें पूछी, हमारे पुराने दिन याद दिलाए, बड़े अच्छा लगा। सो मच। सर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप मेरे व्यूअर्स को भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू Thank वेरी you. मच।